हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर समा क्लासेस। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉमर्स के पार्ट टू, जो हम सीरीज चला रखी थी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के पीवाई ग्रुप, वो हम कर रहे थे, तो वही हम डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में हमने 1 to 50 एमसीक्यू डिस्कस कर लिए थे। इसमें रिमेनिंग जो 50 हैं वो हम करने वाले हैं। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फ्री कंसेंट इज कॉज्ड बाय। फ्री कंसेंट हम बोलते हैं कि ये इस केसेस में नहीं है व्हेन इट इज कॉज्ड बाय द कोर्जियन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अगर ये पांचों में से एक भी एलिमेंट कंसेंट में पाया जाता है तो हम बोलते हैं कि ये फ्री कंसेंट नहीं है। तो ये पांचों की वजह से हो सकती है। Which is not a basic element to foster business ethics at the workplace. टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट हो सकता है एक फोस्टर बिजनेस एथिक्स करने में एलिमेंट, पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयज को एक्सक्लूड कर रहे हो फ्रॉम एथिकल डिसीजन मेकिंग तो ये तो नेगेटिव पॉइंट है, ये कोई बेसिक एलिमेंट नहीं है। बाकी तीनों है, इसलिए आंसर यही बन जाएगा यहाँ पे। हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881? बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। तो आंसर हो जाएगा 3 इसका। अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, qualifying companies are required to spend what percentage of average net profit on CSR? तो 2% अपने नेट प्रॉफिट का अपने CSR पे खर्च करना होता है कंपनी को। A company is an artificial person, invisible, intangible and existing only in the eye of law. This law is known as, तो ये कंपनी की डेफिनेशन है, तो कंपनी एक्ट 2013 में इसकी बात की गई है। An association of producers, sellers, distributors, traders और सर्विस प्रोवाइडर्स who control और attempt to control distribution। तो हम बोलते हैं कि ये कुछ फर्म मिलके कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल्स को, प्राइसेस को, तो उसको कार्टेल बोला जाता है। इसको ओलिगोपोली में भी पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर? तो कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट नॉन टैरिफ बैरियर है, इम्पोर्ट कोटा भी है, प्री शिपमेंट कंडक्ट इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट ये भी नॉन टैरिफ है। लेकिन काउंटर वेलिंग ड्यूटीज ये एक टैरिफ बैरियर होता है, ड्यूटीज वगैरह तो टैरिफ बैरियर में आते हैं, इसलिए सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विच एग्रीमेंट सेट्स आईपी प्रोडक्शन? आईपी होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको पता पड़ गया होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से कौन सा रिलेट करता है, ट्रिप्ट। क्या होता है ट्रिप्स की फुल फॉर्म? ट्रांसफर रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो बेसिकली ट्रिप्स एग्रीमेंट होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर प्रोहिबिटेड इन, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में तो हम अलाउड करते हैं, हाईवेज वाटरवेज में भी है, लेकिन चिट फंड और निधि कंपनीज में अलाउड नहीं है, इसलिए आंसर यही हो जाएगा, इसमें प्रोहिबिटेड है। एयरपोर्ट्स, एयर ट्रांसपोर्ट में भी एफडीआई अलाउड है। At any point of time, all markets tends to have the same exchange rate for a given currency due to, तो ये किसको बता रहा है कि all markets tends to have the same exchange rate? आर्बिट्रेज को डिफाइन कर रहा है। आर्बिट्रेज एलिमिनेट्स प्राइस डिफरेंसेस अक्रॉस मार्केट। एक टैक्स अप्लाइड एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ एन इम्पोर्टेंट गुड उसको एड वैलोरम बोलते हैं, जिसमें वैल्यू के अकॉर्डिंग टैरिफ चार्ज किया जाता है या टैक्स चार्ज किया जाता है। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ? तो डब्ल्यूटीओ एडमिनिस्टर करता है डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स को। स्टेबिलिटी ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ मेंबर कंट्री, मॉनेटरी फंक्शन से डब्ल्यूटीओ का मतलब नहीं होता है, आईएमएफ का फंक्शन होता है। फोरम ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन करता है, ट्रेड डिस्प्यूट हैंडल करता है। तो बी नहीं है, एसीडी फंक्शंस हैं डब्ल्यूटीओ के। स्टैंडिंग कमिटी ऑफ सार्क कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज? तो नॉट द नंबर, इट इज आस्किंग ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ मेंबर कंट्रीज है, वो स्टैंडिंग कमिटी के पार्ट होते हैं, तो फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ मेंबर कंट्रीज। सार्क वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 8 दिसंबर 1985। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है। हेडक्वार्टर है नेपाल काठमांडू में सार्क का। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन, तो जॉब स्पेसिफिकेशन में एजुकेशन ट्रेनिंग आती है, वर्क एक्सपीरियंस आएगा, स्ट्रेस कोपिंग एबिलिटी आती है। पर्सनल हॉबीज से जॉब स्पेसिफिकेशन का क्या लेना देना है? तो 1 2 3 आते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच एक्टिविटी इज नॉट एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस? इंटरव्यूइंग कैंडिडेट्स तो एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। चूजिंग द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, यस। लेकिन प्रमोशन तो ये तो बाद में होगा ना, जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद प्रमोशन ट्रांसफर की बात करते हैं, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप है ही नहीं। ऑर्गेनाइजिंग इंडक्शन ये तो है, ए बी डी तो है सिलेक्शन के प्रोसेस, प्रमोशन नहीं। विच इज नॉट द गोल ऑफ जॉब एनालिसिस?
सेफ्टी एंड हेल्थ की बात करते हैं जॉब एनालिसिस में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करते हैं, लेकिन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को जॉब एनालिसिस में असेस नहीं करते हैं, वो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, उस केस में देखते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी जॉब डेवलप एनालिसिस का पार्ट होता है। विच इज एन इनडायरेक्ट रिवार्ड गिवन टू एम्प्लॉयज, तो कमीशन, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, इंसेंटिव स्कीम, ये सब डायरेक्ट रिवार्ड होते हैं। सिक्योरिटी जो है वो इनडायरेक्ट रिवार्ड होता है, इसलिए बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, स्टारवेशन इज नॉट एन एचआर प्लानिंग एक्टिविटी। बाकी ये तीनों असेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एचआर फोरकास्टिंग, डेवलपमेंट ऑफ एचआर प्लान्स एंड प्रोग्राम, तीनों ही पार्ट होते हैं। Which is psychological problem arising from workforce stress, loss of motivation, depression होता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात कर रहा है ये, तो डिप्रेशन सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो वर्क प्लेस स्ट्रेस से आ सकती है। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट रिवार्ड गिवन टू एम्प्लॉयज, जॉब सेटिस्फेक्शन कोई डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, इंसेंटिव स्कीम, स्किल्स बेस्ड पे, ये सारे डायरेक्ट रिवॉर्ड हैं। आइडेंटिफाई एचआर रिक्वायरमेंट फोरकास्टिंग टेक्निक, ट्रेंड एनालिसिस भी है, रेशियो भी है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक भी होती है, जीरो बेस्ड फोरकास्टिंग भी है। तीनों ही, ऑल फोर आर रिकॉग्नाइज्ड फोरकास्टिंग अप्रोचेस इन दिस क्वेश्चन। नेशनल इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। दिस फॉर्मूला यूज्ड इन विच मेथड, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड होता है, इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। तो ये इनकम मेथड की बात कर रहा है, फैक्टर इनकम्स की बात कर रहा है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा, तो यहाँ पे आप देखोगे अशोक हाइट इज 1.5 मीटर एंड ही स्टडीज इन क्लास 10, तो केवल इंडिविजुअल की स्टडी है, ये कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है। विनोद इज मोर इंटेलिजेंट देन अजय, कोई न्यूमेरिकल फिगर नहीं है, स्टेटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, सी में अशोक स्कोर 70%, रमेश 80%, गणेश 75%, ये एक पूरा डेटा है और क्लियर है, तो ये स्टेटिस्टिक्स का एग्जाम्पल है, सी इज द राइट आंसर। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है आपको, कैसे निकालते हैं, जीडीपी एमपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करके, तो जीएनपी एमपी निकल के आ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कॉफिशिएंट भी आप निकालते हो, स्टेट्स में रेट्स निकालते हो, रेशियो निकालते हो, लेकिन कंक्लूजन है ये कोई यूनिट नहीं है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का। रियल जीडीपी आपको दी है, नॉमिनल जीडीपी निकालना है, बहुत सिंपल है। क्या किस तरीके से निकालोगे, रियल जीडीपी दे रखी है आपको 56,700, प्राइस इंडेक्स दे रखा है 135 अपॉन 100, उसको सॉल्व करोगे तो 76,545 करोड़ आपका आ जाएगा। और एक और मैं सिंपल लॉजिक बता देता हूँ, जब रियल जीडीपी इतनी है तो नॉमिनल ऑब्वियसली वो आपकी हम निकालते हैं करंट मार्केट प्राइसेस पे, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी। तो इस चारों ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा यही है, इसके कंपेरिजन में अगर आप इससे कंपेयर करोगे इसको, तो आंसर ए ही आना था। विच इज एडेड टू नेशनल इनकम वाइल कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट टू इंडिविजुअल करते हैं, जो भी हम मान लो कहीं से हमारे वहाँ ओल्ड एज रहते हैं तो पेंशन वगैरह देते हैं, वो है ना, यूनिटरी ट्रांसफर्स आते हैं, तो ये पर्सनल इनकम का पार्ट हो जाते हैं। In which market structure is the degree of control over the price of its product by the firm very large, मोनोपोली के पास पावर होती है क्योंकि मोनोपोली प्राइस मेकर होता है सबसे ज्यादा। In perfect competition a firm is in equilibrium when MC equals to MR and MC cuts MR from below, ये तो कंडीशन आपको रटी हुई होनी चाहिए, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विच बुक इज बोथ अ जर्नल एंड लेजर, कैश बुक होती है क्योंकि कैश बुक रिकॉर्ड करती है ट्रांजेक्शंस क्रोनोलॉजिकली एंड आल्सो कंटेन्स लेजर लाइक कैश बैंक अकाउंट। एलपीजी आर एलिमेंट्स ऑफ विच एनवायरनमेंट, तो ये होते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट और एलिमेंट। विच ट्रांजेक्शन इज ऑफ कैपिटल नेचर, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, क्योंकि इसकी जो आप प्लांट की कॉस्ट निकालोगे उसमें वेजेज भी ऐड होंगे, डी आंसर होगा इसका। Which concept assumes that the infinite life of an organization can be split into smaller periods of equal duration, तो ये जो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है ये बताता है divides into life reporting periods। नीति आयोग was set up in place of erstwhile planning commission, 2015 में प्लानिंग कमीशन हटाया गया और नीति आयोग उसकी जगह लाया गया है, ये तो प्लानिंग फोरम है, इस बी वाला प्लानिंग कमीशन राइट आंसर। बिजनेस एंटरप्राइजेस इंगेज्ड इन बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री, उनको हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, जो एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट कर रहे होते हैं। विच इनिशिएटिव वाज प्रपोज्ड इन यूनियन बजट 2024-25,
टू हेल्प द MSMEs एंड ट्रेडिशनल आर्टिसंस एक्सेस इंटरनेशनल मार्केट। कौन सा इनिशिएटिव था? ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स, ये याद रखना है आपको। अंडर whose chairmanship was the 1993 committee on disinvestment of shares in PSEs appointed? तो ये जो कमेटी के चेयरपर्सन थे GV रामकृष्णा, ये नाम याद रखना है। ऑन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स इन PSEs, ओके, 1993 में ये बनी थी, GV रामकृष्णा चेयरपर्सन थे। विच परमिट्स क्रिएशन, अपडेटिंग एंड यूज ऑफ डेटाबेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको DBMS बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्टैंडर्ड आवर्स दे रखे हैं 100 यूनिट्स, और किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 400 इंटू 2 800, और 380 इंटू 2.25 करोगे तो ये आएगा 855, 55 एडवर्स आएगा। ऑप्शंस में आंसर मैच नहीं है, है ना, तो ये आई थिंक MPPSC ने ड्रॉप कर दिया था, आंसर 55 एडवर्स इसका करेक्ट है। ए रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं, क्योंकि वो उसको हम यूज करेंगे फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट। विच इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन अ कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट, तो आप अगर मशीनरी एक्वायर कर रहे हो, उसके कैश पे कर रहे हो, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। सेंसिटिविटी ऑफ एन एसेट्स रिटर्न टू द रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स इज रेफर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? मीटा। बीटा मेजर करता है सिस्टमैटिक सेंसिटिविटी टू मार्केट मूवमेंट्स। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इन केस ऑफ अ क्लब, क्लब NGO होता है, तो वहां पे उसको डेफिसिट और सरप्लस बोलते हैं। तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो ऑब्वियसली डेफिसिट आएगा। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट 3:2 दिया है, और जेड को एडमिट कर लिया 1/5 के लिए, तो रिमेनिंग शेयर कितना रह गया? पहले रिमेनिंग शेयर निकालोगे, 1 - 1/5, 4/5, इसको एक्स और वाई बांटेंगे, एक्स का कितना आएगा? 3/5 का 4/5, तो ये कितना आ रहा है? 12/25। ऐसे ही बाई का निकालो, 2/5 इंटू 4/5, तो ये आ रहा है 8/25। आई थिंक आंसर पता पड़ गया होगा। और जेड का दे रखा है 1/5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/25, तो 12:8:5 XYZ का आंसर आ जाएगा। List C of statement of affairs and liquidation accounting contains information about, list C जो हम बनाते हैं आफ्टर लिक्विडेशन, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, उसमें C लिस्ट होती है स्टेक होल्डर्स विद फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। तो फ्लोटिंग चार्ज है जिसपे जो भी क्रेडिटर्स हैं फ्लोटिंग चार्जेस वाले, उनको पेमेंट पहले मिलेगा। विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड मेनली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। इफ द कंबाइंड एंट्री इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, the transaction is said to have created synergy। synergy क्या होता है? the combined effect exceeds the sum of individual effect। if the change in quantity demanded does not follow a constant proportion, डिमांड कर्व को हम क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर है अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन, विच कॉस्ट इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो आपको पता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट राइजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में और डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।